साइंटिस्ट तो मान ही नहीं रहे कि प्लूटो अब है, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं मान रहे, तो क्या प्लैनेट 8 हो गए? नेपच्यून और प्लूटो का इफेक्ट, नेपच्यून प्लूटो हर्शल का इफेक्ट लेती है। शास्त्र नेपच्यून प्लूटो को नहीं लेता। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आपने कहा कि नेपच्यून प्लूटो को कंसिडर किया जाता है, ऐसे में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी तो कई सारे प्रेडिक्शंस करती है ना, हॉरोस्कोप्स बताती है, तो क्या वो कहीं ना कहीं पराशर ज्योतिष से, क्योंकि जब आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ डिफरेंस तो दिखाई देता है, नहीं, तो क्या कुछ गलत या सही किसको माने? मैं ये कहूंगी जो वैदिक ज्योतिष है ये एक बहुत ही इवॉल्व्ड, फाइन ट्यून्ड फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। अब इसमें अब आप देखें, इसमें सायन और निरायन ज्योतिष, सायन और निरायन ये एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट्स हैं जिसमें आयनांश ली जाती है और जिसमें आयनांश नहीं ली जाती है ना। तो हमारा जो सिस्टम है वो सायन यानी कि विद आयनांश है। अच्छा। आयनांश ये वूबली मूवमेंट ऑफ द अर्थ है जो हम कहते हैं कि जिसके कारण ये प्लैनेट्स जो हैं इनका इफेक्ट थोड़ा सा बदलता रहता है, इसलिए आयनांश ली जाती है। अब जैसे हम लोग लहरी आयनांश को यूज करते हैं और ये एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट है, इसकी करेक्शन ली जाती है आयनांश की, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं लेता। इसलिए जब वो चार्ट्स अपने कास्ट करते हैं अपने सिस्टम पे, जो कि निरायन सिस्टम है, उसमें आप देखेंगे उनका चार्ट की कास्टिंग और हमारे चार्ट की कास्टिंग में ही फर्क आ जाएगा। अगर यहाँ पर लियो लग्न इतने डिग्री का आ रहा है तो वहां पर कई बार कन्या लग्न आ रहा होगा, तो वो तो सिस्टम ही कुछ और है। और दूसरी बात, गोचर गोचर ही उनका उनका गोचर, वो आपको, अब मैं एक छोटा सा पॉइंट में बताती हूँ। आप ही के टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये अभी थोड़े दिन पहले भी ये आर्टिकल छापा कि हाउ आर वी रीडिंग इनकरेक्ट हॉरोस्कोप्स। नाउ आप जानते हैं कि हम सालों से, जब से हमारी याददाश्त है, आप पुराने दादा दादी सबसे पूछें तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। मकर संक्रांति का क्या मतलब है? द इनग्रेस ऑफ द सन इनटू द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनटू द साइन ऑफ मकर। अब आप न्यूज़पेपर्स देखें या जो वेस्टर्न बुक्स हैं उसमें वो 23 दिसंबर से कैप्रिकॉर्न बताते हैं। तो अब आप डिफरेंस देख लीजिए कैसे आ रहे हैं। डिफरेंस बेसिकली आयनांश का है, ये गोचर भी यहाँ गलत हो जाता है। अच्छा। अगर आपका जन्म मान लीजिए 12 दिसंबर का है, सो फॉर मी द सन साइन स्कॉर्पियो, अगर आप कहीं भी अपना बनाएंगे यहाँ पर कुंडली किसी भी इंडियन सिस्टम में, तो वो आपका सूर्य जो है वो स्कॉर्पियो में दिखाएगा फॉर 12 दिसंबर। मगर अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो वो आपको सैजिटेरियस बता रहा है, फ्रॉम 23 नवंबर टू 22 दिसंबर सैजिटेरियस बना दिया, जबकि आप खुद जानते हैं कि आप मकर संक्रांति 14 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये इतने सारे दिनों का 21 डेज का तो ऐसी डिफरेंस आ गया। ओके। तो आयनांश में सिर्फ चार्ट की रीडिंग, असेंडेंट भी चेंज होता है। और ये अब हम कह रहे हैं कि बृहस्पति का गोचर, जैसे आप जानती हैं, अभी फिलहाल कर्क में चल रहा है 18 अक्टूबर से अप्रोक्सीमेटली 4 दिसंबर, ये अभी के महीने। वहां पर उनका सिस्टम ही कुछ और, जुपिटर को कहीं और दिखाएंगे अभी। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ गोचर ट्रांजिट भी डिफरेंट प्लैनेट्स का फॉर्मेशन, तो इट्स अ वेरी रूडिमेंट्री फॉर्मेशन। नो, बट द बेसिक डिफरेंस अगर हम समझने की कोशिश करें इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी और पराशर एस्ट्रोलॉजी एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस। बेसलाइन क्या है? ओके, इट्स द बेसलाइन। अब यहाँ पर मैं समझी नहीं आपका सवाल। बेसलाइन का क्या मतलब? बेसलाइन तो कर्म की बात हो गई। नो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी, आपने कहा कि जुपिटर इट्स को, टेक्निकली इनकरेक्ट। ओके दैट सिस्टम इज टेक्निकली इनकरेक्ट ओके, बिकॉज वो तो प्लैनेट्स को कहीं और बिठा देंगे, फिर रीडिंग कुछ और करेंगे उसको। अभी तो अभी जो बच्चा उनका- पैदा होगा उनका जुपिटर कैंसर में नहीं है, कहीं और चल रहा है। सो मैम, अब अगर हम बात करें कि कार्मिक और हमारा एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रिडिक्शंस होती है, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? क्योंकि जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है उसका प्रारब्ध कहते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो बना देते हैं, हाँ। लेकिन सिमिलरली जो कर्म होते हैं वो तो पैदा होने के बाद शुरू होते हैं। आई मीन पैदा होने के बाद आपने कैसे मान लिया कि आपने तो गीता में पढ़ा है ना कि ये तो सिर्फ आपने कपड़े धारण करे हैं इस जन्म के। प्रारब्ध और संचित कर्म है क्या, ये समझिए। अब इसको एग्जाम्पल के साथ सिखाते हैं आपको। समझ लीजिए वाटरमेलन का एक बड़ा सा फांक है ना। अब इस जन्म में आपको इस बड़े से एक बड़ा सा एक वाटरमेलन का एक पर्टिकुलर फांक आपको मिला, ये आपका प्रारब्ध कर्म है। पर ये जो वाटरमेलन है पूरा, ये संचित कर्म है। संचित कर्म क्या हुआ? जो अनेक जन्मों में आपके द्वारा किया गया कर्म है, जो सिर्फ इस देह में नहीं किया आपने, अनेक देहों में किया, तो वो भी तो कर्म है ना। कर्म को ये थोड़ी कि मैं जब इस बार इस देह में पैदा होऊंगा तो ही मेरा कर्म है। ये प्रारब्ध भी आप ही का कर्म है, मगर इस बार का नहीं है, कोई पुराना है जिसके साथ आप इस बार पैदा हुए हैं। अगर आप
इस बार जिस गर्भ से आप जन्म लेते हैं ये आपके प्रारब्ध कर्म की पहली छाप है। आप क्वीन ऑफ इंग्लैंड के घर में पैदा हो सकते हैं, आप एक स्वीपर के घर में पैदा हो सकते हैं। ये आपकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को डिफाइन करता है, किस गर्भ से आपका जन्म है। अब इसमें तो आपका कोई कर्म नहीं है इस बार का, है ना। राइट। अब बहुत से लोग कहते हैं कि कयामत पे होगा, जो लोग ये कह रहे हैं या जो रिलीजन्स ये कहते हैं कि हम रीइंकार्नेशन नहीं मानते, हम जन्म नहीं मानते, तो वो बताइए जो बच्चा पैदा ही होता है एक हार्ट इशू लेकर, उसका क्या कर्म था? और वो बच्चा जो पैदा ऑटिस्टिक है उसका क्या कर्म था? उसने तो अभी कर्म किया ही नहीं है। तो आप कौन से कर्म की बात कर रहे हैं? वो तो पुराना है ना जिसके कारण वो आज ऑटिस्टिक है, वो पुराना है ना जिसके कारण वो आज ब्लाइंड पैदा हुआ है, वो पुराना है जिसके कारण आज सेरेब्रल पॉलिसी से वो आज ग्रसित है। वो क्या है? लेकिन फिर वो पैदा हो गया, मान लीजिए कि पुराना संचित कर्म वो लेकर के आया है। संचित एक बड़ा ट्रंक है, ऐसे जानिए। पहले इस बात को आप समझिए। संचित एक बड़ा ट्रंक है, ठीक है, जो अनेकानेक जन्मों में आपका इकट्ठा हुआ पड़ा हुआ है। अब उसमें से एक मुट्ठी भर आपको इस बार के लिए मिलता है, ये प्रारब्ध है। जो एक मुट्ठी भर इस पूरे ट्रंक में से आपको इस जन्म के लिए मिला, ये प्रारब्ध। तो ये कैसे डिफाइन हो कि ये तो सिर्फ अब भगवती जानती है कि ये मैं ट्रंक के कौन से हिस्से का प्रारब्ध दूंगी, ये भगवती जानती है, हम नहीं जानते। जी। अच्छा, उसके बाद बच्चा पैदा हो गया और उसका जो कर्म था, जो बैकलॉग था, वो उसे मिल गया ना, एक हिस्सा मिला, एक हिस्सा मिला, एक हिस्सा ऑफ प्रारब्ध कर्म, एक हिस्सा है उस संचित कर्म का। जी, है ना। अब बैकलॉग इज अ लवली वे टू एक्सप्लेन इट कि एक वो उस बैकलॉग का एक पर्टिकुलर पोर्शन इस बार मिला एग्जॉस्ट करने के लिए। एग्जॉस्ट मतलब एंजॉय भी हो सकता है, सफर भी हो सकता है, क्योंकि उसमें अच्छे और बुरे दोनों हैं। अब वो उसके साथ पैदा हुआ और पैदा होने का पहला जो स्टैंप है वो वह गर्भ है जहां से वो पैदा हुआ। वहां से उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस डिफाइन हो जाएगा, वो कहाँ पढ़ने जाएगा, माँ बाप यूएसए भेज रहे हैं या भेज रहे हैं, सब वहां से एक बेसिक पॉइंट शुरू होता है। अब आप बोलिए। अब इसके बाद जब आपने कहा कि 9 प्लैनेट्स डिफाइन द ब्लूप्रिंट, वो एक ब्लूप्रिंट है जिससे कि यहाँ से अब उसकी लाइफ आगे चलेगी कि भाई डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से उसका नेटल चार्ट बना दिया जाएगा एंड देन इसका आगे तक का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में कर्म और कुंडली आप क्या माने? कर्म को आप ये समझ रही हैं कि एक होता है आगामी कर्म। आगामी कर्म वो तीसरा हिस्सा है कर्म का, पहले इसको समझें। संचित वह हुआ जो वो ट्रंक फुल ऑफ बैगेज है जो अनेकानेक जन्मों पे किया। प्रारब्ध वो है जो उसका एक हिस्सा आपको इस बार के लिए मिला। अब आपके पास फ्री विल का दायरा है। अब एक आगामी कर्म भी है जो क्रियामान कर्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब आप कब प्रारब्ध भोग रहे हैं और कब वो आगामी में ट्रांसलेट हो रहा है ये पता ही नहीं लगेगा। अब ये मेरे प्रारब्ध के कारण हो रहा है या ये मेरा क्रियामान है। मगर मैं यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस को कोट करती हूँ, वो कथा अमृत में गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ में लिखते हैं कि क्रियामान कर्म का दायरा बड़ा ही लिमिटेड दायरा है क्रियामान कर्म का, ठीक है। जैसे खूंटे, ये रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं, आप और हम नहीं कह रहे। जैसे खूंटे से बंधी गाय का जिसका जो खूंटे से बंधी हुई है, अब वो अपने आप को पुल करती है और एक रेडियस बनाती है जिसके आसपास वो घूम सकती है। ये फ्री विल का दायरा है। मगर वो कहाँ पैदा होगी, कहाँ पैदाइश है, कहाँ मृत्यु है, ये डिफाइंड है। अब इसके बीच में ऐसे छोटे छोटे एरियाज आएंगे जहां फ्री विल काम करेगी, जहां क्रियामान कर्म काम करेगा। स्पिरिचुअल रेमेडी भी क्रियामान कर्म के दायरे में आता है। जब हम कहते हैं अब आप गरीब लोगों को खाना खिलाइए, अब आप हनुमान चालीसा पढ़िए, अब आप चलिया करिए, मंदिर जाइए, यह क्रियामान कर्म में आ रहा है। जो अब आप डिसाइड करेंगे, अब आप डिसाइड करेंगे और करेंगे। तो आगामी कर्म भी एक थर्ड हिस्सा है जो क्रियामान कर्म, जैसे मैंने कहा, जो इस बार भी जिसका रिजल्ट आ सकता है और ये अगली बार के कर्मों में भी बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई फ्री विल नहीं होती और सबको सिर्फ प्रारब्ध को ही शेष करना होता तो सब मोक्ष प्राप्त कर लेते। फिर तो है कि मेरे को भोग योनि मिली है, जो मेरे को पिछला है बस वो मुझे एग्जॉस्ट करना है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। बट आई एम अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट जिसका डिस्क्रिशन भी है, डिस्क्रिमिनेशन भी है, जो अब भी चाहकर अपने जीवन को सुधार सकता है। क्योंकि कर्म का सिद्धांत है कि जो पुरुषार्थ है जीवन में, इसे हम ज्योतिष में ज्योतिषीय चार्ट माने कुंडली में भी देखते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं जीवन में। इसमें कहा जाता है कि अर्थ और काम में फ्री विल का वो दायरा नहीं है, मगर धर्म और मोक्ष में फ्री विल यानी कि आगामी कर्म, क्रियामान कर्म का दायरा है। आप चाह कर अच्छा
कर सकते हैं। जी।